हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम यूपी कांस्टेबल जो 2024 की वैकेंसीज आए हैं इससे मैथ्स के प्रैक्टिस बैच करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 2019 में या 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें 2019 में जो 27 तारीख को या फिर 28 तारीख जनवरी में पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले लेंगे। और ये बैचेस रेगुलर चलेंगे और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं की सारी सीरीज करा दूं आपको, यानी एग्जाम से पहले सारा का सारा आपका सिलेबस कवर हो जाए। और ये रेगुलर बैचेस चलेंगे और इन पेपर के एनालिसिस से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपने जो प्रिपरेशन करी है या फिर जो नए बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है, पेपर का लेवल क्या रहता है। वो सारी चीज़ें आपको इस वाले वीडियो से थ्रू काफ़ी कुछ एनालिसिस करने को समझ में आ जाएगा कि हमें किस लेवल में डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या लेवल है हमारा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, सो तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो कार हैं जिनके चाल का अनुपात दिया है और दो डेटा और दिया है, एक समय दिया है ये पहली कार का और एक में दूरी दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें, अगर मैं कह रहा हूँ जो चाल का अनुपात दिया है, अगर मैं चाल पहले वाले की चाल को S1 मान लेता हूँ, स्पीड S1 कर दिया, दूसरे वाले को S2 बोल दिया। ठीक, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10:11 दे रखा है। ठीक है, 10:11 दे रखा है। कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आपको दिखाई पड़े तो एक चीज याद रख लेना कि अगर हमें दूसरे की चाल पूछ रहा है प्रश्न में, दूसरे कार की चाल बताना, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए याद रखना कि हमें दूसरे की चाल निकालने के लिए हमें दो डेटा ऐसे दिए जाएंगे, चाल समय और दूरी में एक चीज याद रखिएगा, दूरी समय और चाल जब कभी दिया जाएगा तो आपको दो डेटा दिए जाएंगे, दो डेटा से तीसरी वाली वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है, तीसरी वाली वैल्यू निकालोगे आप कैसे, दो डेटा की हेल्प से। कैसे आप पहले करेंगे, पहले अगर आप देखो पहले वाले कार के लिए इन्होंने वैल्यू हमें दे रखी है, पहले वाले कार के लिए जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने क्या किया, हमें इस दो डेटा दे रखा है, एक तो हमें समय दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है। इन दोनों के हेल्प से हमें पहले चाल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें चाल का अनुपात दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। तो हमें पहले वाले कार की अगर मैं अगर चाल निकालना चाहूँ तो चाल बराबर सभी को पता है, जो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, डी फॉर दूरी हो गया और टी फॉर टाइम हो गया। ठीक है, टी फॉर टाइम लिख दिया। और हमें पता है कि दूरी कितनी दे रखी है पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले कार के लिए चाल S1 के लिए अगर बोलूँ, चाल S1 के लिए अनुपात कभी भी वास्तविक मान हमें नहीं देता है, अनुपात हमें एक कंपैरिजन बताता है। तो पहले हम वास्तविक मान की गणना करेंगे। तो देखो दूरी कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है, ये 500 दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है 10। अभी इसको जब सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 50 और ये किलोमीटर में था तो यहाँ पे किलोमीटर लिखोगे। ठीक है, किलोमीटर लिखोगे, अगर ये समय कितना है घंटे में तो इसको घंटा लिखोगे बराबर। तो 50 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड पता लग गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले की अगर देखो S1 की जो वैल्यू है 10 दे रखा है और S2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 11, तो पहले वाले की वैल्यू से कंपैरिजन करो, ये वाली वैल्यू 10 के इक्वल है, 50 के इक्वल है, सॉरी 50 के इक्वल है। तो आप देखो कितना एक गुना है, पहले ये चीज देखो, गुना की अगर बात करोगे तो आप सिंपली देख रहे हो ये 5 टाइम्स है इसका। ठीक है, 5 टाइम्स है। अगर ये वाला डेटा 5 टाइम्स है, जो हमें वास्तविक मान अगर चाल के रूप में दे रहा है तो 5 गुना है, तो यह वाला वेला भी डेटा भी ये भी अमूमन 5 टाइम्स ही आपका होगा। तो ये 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ये बी वाला वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, कंपैरिजन के बेस पे था, आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था किसका, अनुपात और समानुपात का और चाल समय और दूरी का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक गोला दिया गया है, गोला को पिघला के एक दूसरी आकृति में परिवर्तन किया जा रहा है। कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई पड़े, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं उससे बात करने से पहले आपको एक चीज ये बताना देना चाहता हूँ। कभी भी अगर एक आकृति का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक आकृति को अगर हम दूसरी आकृति में अगर परिवर्तन करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि एक मेरे पास ये पेन है, ये पेन क्या क्या है, सिलेंडर की तरह इसका है, ये सिलेंडर है,
सिलेंडर मतलब बेलन है। अगर इस बेलन को मैं अगर पिघला देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका मटेरियल है, मटेरियल तो उतना ही रहेगा। मटेरियल उतना रहने का मतलब इसका आयतन तो फिक्स है। अगर इसको मैं पिघला के कोई मैं चाहे तो गोला बना दूं, चाहे तो बेलन बना दूं, कुछ भी बना देता हूं, इसका आयतन हमेशा किसी भी आकृति में जाएगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। आपको ये चीज समझना हो, ठीक है। तो पहली आकृति अगर मैं बोलूं, तो पहली जो आकृति शेप, अगर आकृति फर्स्ट की अगर बात कर लेता हूं, दो आकृतियां दी हैं क्वेश्चन में, आकृति फर्स्ट एंड आकृति सेकंड। फर्स्ट है और आकृति सेकंड है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस पे बेस कोई भी कभी क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना है। जो पहली आकृति दिया पहले उसको लिख लो, क्या है, गोला है तो गोला लिख लिया भाई। और दूसरी आकृति क्या है, सिलेंडर है, तो ये क्या है, सिलेंडर का मतलब बेलन होता है, तो मैं बेलन लिख लेता हूं। ठीक है, वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ, ये बेलन लिख लिया। दोनों का आयतन हम बराबर कर लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। दोनों के आयतन ऐसे केसेस में हमेशा बराबर होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई पड़ेंगे, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना इस बार भी है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। आपको डेटा बराबर करके बहुत सारे वैल्यूज पूछे जाते हैं। ऊंचाई पूछ लेगा, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। कभी कभी त्रिज्या पूछ लेता है। अगर मैं इसको पिघला के इसमें कर देता हूँ, तो पहले वाले की त्रिज्या बताइए, दूसरे वाले की त्रिज्या बता दीजिए, तो ये कौन, तो इनके आयतन बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अब यहाँ पे ये उम्मीद करता हूँ आपको इनका आयतन पता होगा। अगर इसके आयतन की बात करता हूँ, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, R1³ ले लेता हूँ। ये है गोले का आयतन। अगर इसके आयतन की बात करोगे तो ये होता है πr²h, πr² कर लेता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में हमें ऊंचाई बतानी है सिलेंडर की, तो हमें h की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सारा डेटा हमें दिखाई पड़ गया। तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि हमें सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लेना है। दोनों की त्रिज्याएं क्वेश्चन में पता है। गोले का त्रिज्या दे रखा है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या दे रखा है सिलेंडर का, बेलन का, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ अगर डेटा कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। अगर आप इसको कैंसिल करोगे ना, तो देखोगे ना ध्यान से, इसमें ये वाला डेटा कैंसिल आउट हो रहा है, पाई पाई। ठीक है, पाई पाई ऊपर ऊपर है तो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई का कैंसिल हो गया है। R1 की वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन में 9 दे रखा है, जो कि गोले के बारे में बता रहा है। इसकी वैल्यू 9 है, तो R³ करने का मतलब हो गया कि 9 × 9 × 9 लिखोगे, है ना। चाहो तो इसको ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे R2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो आप, इंटू h कर लो। ठीक है, h की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन सारा जितना संख्यात्मक मान है, आप इसको इस साइड कर दो। तो h की अगर वैल्यू मैं लिखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 9 कर दिया, और 3 स्क्वायर था तो नीचे 3 को 2 बार लिख लोगे। बस इतना ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वैल्यू 3 3 9 हो रहा है, एक वैल्यू 9 कट जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ और इसमें देखो, इस 3 से काटोगे तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, जो भी होगा, इससे ज़्यादा डेटा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। 4 3 12, 12 का 9 गुना करोगे तो 12 9 108 होता है, तो ये हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा, अब यूनिट देख लो क्या था, ये सेंटीमीटर में था, तो डेटा ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहद आसान था। इस क्वेश्चन से मतलब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि दो आकृतियां जब एक का दूसरे में अगर कन्वर्जन किया जाता है, तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका आंसर का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 108 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, और एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि ये जो लॉन्ग वाला मेथड है कब अप्लीकेबल होता है, और शॉर्टकट वाला मेथड कब फेल कर जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट शॉर्टकट मेथड सबसे बेस्ट होता है। अगर जो जो कंडीशन आपको पता रहेंगी, तो आप क्वेश्चन को अप्लाई इजिली कर पाओगे। क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, एक व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति रहा होगा, एक व्यक्ति है मान लो कोई, यहां से चलना प्रारंभ करता है और यहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है ना। 120 किलोमीटर की दूरी क्या होता है, वो
ठीक है, इस प्रश्न में आते हैं। अगर आप यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है 120 किलोमीटर है, पहली वो 120 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, फिर दोबारा यहाँ पे 120 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वो क्या कर लेता है, फिर अगेन अगेन 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप यहाँ पे एक चीज ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों दूरियां बराबर है, दोनों दूरी बराबर है। अगर दो दूरियां बराबर हैं और उसको चलने में इनकी स्पीड दे रखी, भाई पहला ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दूसरा वाला जो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यहां से चलने के बाद अगली 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है, आपको यहाँ पे ये दिखाई पड़ गया है। तो यहाँ पे दो दूरियां ट्रेवल करी जा रही हैं एक आदमी के द्वारा, दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, ठीक है, दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको मैं एक लॉन्ग कट तरीका बताता हूँ। लॉन्ग कट वाले का मतलब होगा कि बेसिक्स तरीका बताता हूँ। कभी भी ऐसा केस अगर आपको दिखाई पड़े तो आप इसका क्या निकालोगे, पहले आप यहाँ ये दूरी दे रखा है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, आपको ये चाल दे रखा है, ऐसा दे रखा है। तो आपको अगर समय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे दूरी बटे क्या कर दोगे, चाल कर दोगे, तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 120 बटे 60 करोगे तो ये 2 आ जाएगा। अगर एक घंटे में सब कुछ है तो घंटे में आ जाएगा भाई, आर में आ जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 3 के 12 हो जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आ गया है ना। कभी भी अगर हमें इस क्वेश्चन में औसत गति निकालना है, औसत चाल निकालना है, तो याद रखिएगा कभी भी औसत चाल अगर निकालना होता, औसत चाल को मैं एएस कर देता हूँ, एवरेज स्पीड कर देता हूँ। ये होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे 120 चला है भाई, और यहाँ पे 120 चला है। सब लोग उसको जोड़ोगे अगर आपस में, तो दोनों को जोड़ो, अगर योग करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 आ गया। 240 आने का मतलब हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस 240 रख लेते हैं, ठीक है। और समय कितना लगा है भाई, यहाँ पे लगा है 2 घंटे और यहाँ पे लगा है 1.5 घंटे। अगर आपस में इसको जोड़ोगे तो अब कितना आ जाएगा, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब अब यहाँ 3.5 रख लोगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इस जीरो की वजह से एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ आएगी, डेसिमल में आ रही है, तो 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42, और यहाँ बच जाएगा 6 और 0, 7 8 जा 56, ठीक। ये वाली वैल्यू 68 आ रहा था, तो 6.57 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। हमें एक चीज़ पता लगे, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ये तो एवरेज स्पीड निकालने का एक बेसिक तरीका है, लेकिन अगर डिस्टेंस, ये हमेशा हमेशा अप्लीकेबल है, लेकिन अगर डिस्टेंस बराबर दिया जाए, क्वेश्चन एग्जाम में लॉजिकली पूछे जाते हैं, दो डिस्टेंस अगर बराबर रहे तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एक लाइन का शॉर्टकट तरीका। मुझे लगता है क्वेश्चन करने में मुश्किल मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे आप, अगर आप कैलकुलेशन में जितने भी कमजोर हो या फिर तेज करते हो तो और भी कम जल्दी समय में करते हो। कभी भी अगर दो चीजें अगर गिवन हो, अगर दो अलग अलग स्पीड दिया हो, कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन इसकी ये रहती है कि दोनों की का डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। अगर दो व्यक्ति अलग अलग डिस्टेंस चलते हैं तो वो उसके लिए स्पीड का, अगर मैं पहली स्पीड को अगर S1 कर दूं, दूसरी स्पीड को अगर S2 मान लूं, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना होता, औसत अगर चाल अगर निकालना होता, तो 2 टाइम्स S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये कैसे आया अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जब हम बेसिक क्लास पढ़ाएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो दोनों की चाल अगर आप रखोगे क्या हो जाएगा, एक की 60 है, एक की कितनी है 80 है, और यहाँ पे 2 गुना था तो 2 से यहाँ पे गुना कर लो, और दोनों का अगर योग करोगे तो 140 आएगा। 60 को 80 से अगर ऐड करोगे 140 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो 160 और 480 हो जाएगा। तो देखो ये 480 बटे कितना आ गया, 480 बटे 7 आ गया, जो कि देखो ये डेटा से मैच कर रहा है, 480 बटे 7 आ रहा था, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 68.57 आ गया, 0.57 आ गया किलोमीटर पर आवर।
इसको करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेगा और बाकी ये चीज़ करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन ये बेसिक वाला मेथड आप कब लगाते हो, जब दूरियां बराबर नहीं रहेगी तब आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा और कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चन, इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चन 99% ये है कि यही क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पिछले बार दोनों पेपर में आए थे, जो 2-3 बार पेपर हुआ था, 2-3 अलग अलग डेट पे पेपर हुए थे, दोनों में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। टाइम एंड वर्क में हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, एलसीएम मेथड वाले से क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता, तो भाई ए को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये किसी काम को अगर 8 दिन में कर रहा तो मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ। अगर ऐसे मैं तीर बना के लिख रहा हूँ, इसका मतलब ही 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। और जबकि बी उसे 12 दिन में कर लेता है, बी उसको क्या करता है 12 दिन में करता है। ठीक है भाई। और सी वही काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी कितने दिन में करेगा हमें पता नहीं है, ये डेटा हमें पता नहीं, तो मैं यहाँ पे इसमें एक बॉक्स बना देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीनों मिल के, मतलब ए भी मिल जा रहा है, बी मिल जा रहा है, तीनों अगर मिल जाते हैं तो ये काम ये कितने दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड ये है कि अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं 8 का 12 का और 3 का अगर एलसीएम में ले लूँ, 8, 12 और 3 का एलसीएम ले लूँगा तो मुझे पूरा काम पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। जब इसका भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत बारीकी से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। तो अगर मैं 8 और 12 और 3 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, तकरीबन 24 आएगा। और 24 अगर नहीं लेना चाहते तो आप 48 ले सकते हो, 96 ले सकते हो। मगर एलसीएम में एक ऐसा डेटा हमें मिल जाता है जो लोवेस्ट रहता है और जो तीनों नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। चाहो तो आप 48 ले सकते हो, 96 ले सकते हो, कोई ऐसा वैल्यू ले लो जो तीनों से कटता हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ, टी डब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क भाई, इन तीनों का अगर एलसीएम मैं लेता हूँ 8, 12 और 3 का, तो ये वैल्यू 24 आएगी। क्योंकि काम की बात कर रहे तो हम यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये चीज़। यूनिट लिख लिया। अगर ये 24 यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, तो आप ही बताओ अगर 8 दिन में कोई अगर आदमी 24 यूनिट काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं पूछूँ आपसे कि एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर अगर 8, ये रहेगा कि इसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग काम करेगा, वो पर डे एक बराबर काम करेगा। अगर 8 दिन में 24 यूनिट काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन में 3 यूनिट करता होगा। ठीक है, तो एक दिन में 3 यूनिट प्रतिदिन करता होगा, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, यूनिट पर डे कर रहा है। ठीक, प्रतिदिन कर रहा है। अगर ये 12 दिन में अगर 24 यूनिट खत्म कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन में 2 यूनिट करता होगा। ये करेगा 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ठीक। और सी के बारे में हमें कुछ पता नहीं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको हम बॉक्स की तरह बना के रखेंगे, हमें इसके बारे में डेटा नहीं पता। अभी इसके बाद में जो मैं लाइन लिखूंगा इससे सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। अगर तीनों मिलके 3 दिन में सारा काम खत्म करते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर 3 दिन में काम खत्म करते हैं, तीनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे 8 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो ये 8 यूनिट पर डे आ रहा। अब सब लोग क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता पाओगे कि इसमें डेटा सारी चीज़ क्लियर हो गई। अगर ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट पर डे करता है और बी उसी काम को 2 यूनिट पर डे करता है और तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 8 यूनिट करते हैं। अब आपको बताओ सी की वैल्यू पता लग जाएगी। बोलो कैसे, 3 और 2 5 हो गया और जो बचा रहेगा वही जो सी करेगा, जिसको जोड़ने पे 8 आएगा। तो 3, 2, 5 हो गया, इसका मतलब ये भी 3 यूनिट पर डे करता रहा होगा। ठीक है, ये तो जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन हो गया अब तो। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हाँ सी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें सी का डेटा पता लग गया, सी की इफिशियंसी पता लग गई, सी की क्षमता पता लग गई, सी के पर डे का काम करने का रेट पता लग गया, दर पता लग गया। सी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हमें इस वाले तरीके से मिल गया है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन में, हमें टोटल काम पता लगाना, हमें सी के द्वारा लिया गया समय पता लगाना है। तो टोटल काम जो लिखा है, पहले टोटल काम TW लिख लो,
टोटल काम लिख दिया, और एक दिन की काम करने की क्षमता, या फिर रेट लिख लो, या फिर दर लिख लो, या फिर इफिशियंसी लिख लो। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है, कहने के अलग अलग तरीके हैं। तो टोटल वर्क भाई कितना है? टोटल वर्क आप बोलोगे सर ये 24 यूनिट है, और हमको पता है कि एक की क्षमता कितनी है, एक एक दिन में कितना काम करता है, तो बताओगे 3 यूनिट पर डे, तो 3 से कर दो भाग। 3 से अगर भाग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 8 जा 24 होता, तो 8 कर दिया। तो 8 दिन में सी अगर अकेले ही काम करेगा ना, पूरा वही काम करेगा, तो ये 8 दिन में सारा का सारा काम क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 डेज। ठीक है, इसका आंसर 8 डेज आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बट इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको इस तरीके से करोगे तो बेहद आसानी से चीज़ों को बता पाओगे, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट वाले पे बेस क्वेश्चन है। इंटरेस्ट के बेस पे क्वेश्चन अगर मैं अगर बताऊं आपको, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके का ब्याज होता है, आपको सभी को पता है। एक होता है साधारण वाला ब्याज, और एक होता है चक्कर वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जिसमें क्या होता है, ब्याज से ब्याज लगता है, और साधारण वाले ब्याज पे क्या हो, साधारण वाले इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में आपका ब्याज लगता है, वो रेट उसका सेम रहेगा, उसकी वैल्यू भी सेम आती रहेगी। मगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज से ब्याज लगता है, तो वो वाली वैल्यू ज़्यादा वैल्यू देती है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, साधारण ब्याज के। देखो भाई, अब कह रहा है 10% रेट है। रेट क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 10% रेट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 3 वर्ष, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है हमें। मुझे एक चीज़ ये बताओ आप, और 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर हमें मूलधन कितना, मूल प्रिंसिपल कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 2000 दे रखा है। ठीक है, हमें मूलधन कितना दे रखा है? 2000। मैंने कहा कि मैं किसी से मैंने 2000 रुपये लिए, और एक को साधारण ब्याज पे और एक को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया, तो ऑब्वियस सी बात, अब सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा पहले वो देख लेते हैं। इसमें समय दे रखा है कितना भाई? इसमें समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ष दे रखा है। तो आप सभी लोग जानो पहले कि इसमें अंतर क्या है। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया साधारण ब्याज, आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ में आएगी। आप ये जान लो, अगर प्रथम वर्ष की अगर मैं बात करूं, पहला वर्ष, पहले वर्ष, और इसी तरीके से द्वितीय वर्ष, इसी तरीके से तृतीय वर्ष, अगर 3 वर्ष की मैं बात करता हूं, तो पहले वर्ष भी 10% ब्याज इसमें मिलेगा साधारण ब्याज पे, और दूसरे वर्ष भी 10% ही मिलेगा, और तीसरे वर्ष भी क्या मिलेगा? 10% ही मिलेगा। ये हो जाएगा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के का जो दर रहेगा 10-10% तीनों वर्ष मिलेगा। अगर इन तीनों को अगर आपस में भाई जोड़ोगे ना, तो ये आएगा 30%। कितना आ गया? 30% आ गया। 30% तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें साधारण ब्याज के दौर पे 3 वर्ष में जो भी पैसा रहा होगा उसका 30% मिलेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो डेटा थोड़ा चेंज होगा, 10%। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, जिससे आपको बहुत फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी अगर ब्याज, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता लगाना हो कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमने पता लगा 30% ब्याज मिलेगा, वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका आप ये जान लो। अगर हमने कहा A%, इसको नोट भी चाहो तो आप कर लेना इसको। अगर A% का अगर ब्याज मैं बोल रहा हूँ, और B% का ब्याज बोल रहा हूँ, और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको जो ब्याज निकालते हैं A+B+AB/100 होता है। ये इसका बेस्ट तरीका है। अगर केवल अगर आपको रेट पता लगाना, कितना रेट 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में होगा, ये तरीका है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों को कंबाइन करने मतलब पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का या तीसरे वर्ष का, पहले हम 2 वर्ष का कंबाइन करते हैं। 2 वर्ष का कंबाइन करोगे तो आप क्या करोगे, 10 लिखोगे यहाँ पे, 10+10 करोगे, बाई 100 कर दोगे, ये करोगे। इसको जब काटोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 10 20 और कितना 21 हो जाएगा। तो 2 वर्ष में भाई 21% मिलेगा। देखो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 2 वर्ष में 20% ब्याज मिल रहा था, यहाँ पे 21% हो गया। 1% तो ज़्यादा हो गया ना।
लेकिन तीसरे वर्ष की बात करोगे, मतलब दो को कंबाइन करके हमें 21% मिल गया, अभी एक वर्ष का तो बचा हुआ है। तो आप इसको भी अगर आपस में कंबाइन करोगे भाई, तो इसको भी ऐसे कुछ लिखोगे, तो ये 21% हो गया। 21% प्लस क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और 21 गुना 10 बटे क्या करोगे, 100 कर दोगे, यही तो करोगे आप। तो ये जीरो से जीरो काट दो, यहाँ पे 31 और 10 को अगर आपस में ऐड करोगे तो 31 हो जाएगा। 31 अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 31 कर दिया। और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.1 आ जाएगी। अगर आप इसको आपस में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 33 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों की दोनों ब्याज वाला जो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों से हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिला है 3 वर्षों में, वो तो डेटा क्लियर हो गया। इससे मिला है 3%, इससे मिला क्या है 33.1, 3.1% ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों के ब्याज का अंतर बताना। तो ब्याज का अंतर क्या जरा बताओ आप। अब इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हमें दोनों के ब्याज का अंतर क्या है, 30%, और ये 33.1% है। आप दोनों का जो अंतर समझ में आ रहा है, ये आप सबको समझ में आ चुका है अभी तक। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3.1 आ रही है। ठीक है, 3.1%। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पाओगे तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दोनों के ब्याज का अंतर का जो वैल्यू है वो कितना है, वही तो, हाँ बिल्कुल वही आएगा। आपको पता लग गया इतना ही परसेंट हमें निकालना, किसका निकालोगे भाई, वो तो निकालोगे आपका मूल का ही तो निकालोगे। तो मूल वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मूल वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,000 रुपए। 2,000 का 3.1% निकाल लो, यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। परसेंट है तो परसेंटेज लगा लो, परसेंटेज हटाने का मतलब होता है 100 से भाग कर देना होता है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो नीचे क्या कर देता हूँ, 100 से भाग कर देता हूँ। ये वैल्यू क्या कर दिया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया। जो वैल्यू जितना काट पाओ आप काट लो आप। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो देखो, अगर आप ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दशमलव अगर रिमूव करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जीरो को भी खत्म कर देगी। 31 का अगर 2 गुना करोगे ना भाई, तो 2 का 31 का अगर 2 गुना करोगे तो 62 आ रहा है। तो इसमें 62 दिख रहा है, हाँ जी, ये 62 वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन करने के बहुत क्रिटिकल तरीके हो सकते हैं, मगर ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रैक्टिस रहेगी, क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में करके जाओगे आप। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। जो भाई नए नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग का न्यू चैनल चल रहा है अभी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये आपका एक कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है। ठीक है, मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है 40 का वर्ग करना। 40 का वर्ग का मतलब 40 का वर्ग कर दो भाई। 40 का वर्ग कर दिया कि ये वर्ग का 40%, इसका का 40% निकालना है। तो 40% जैसा दिया मैं वही कर रहा हूँ, 40% कर दिया, है ना। का चौथाई मतलब इसका एक चौथाई करने का मतलब इसका एक गुण, 1/4 कर दो भाई। यही डेटा दिया गया है, इसी को सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, 40 का वर्ग करने का मतलब ये वैल्यू जब वर्ग करोगे भाई मेरे ना, तो ये 40 गुना 40 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब होता है गुणा करना, तो मैं गुणा कर देता हूँ। इसका मतलब होता है गुणा करना। 40% का मतलब अगर 40 लिखोगे, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर दोगे आप, यही करोगे आप। और मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक चौथाई है, मतलब एक चौथाई। आपको सिर्फ यही गुणा भाग करना था, ये इसका आंसर आपको दिखाई पड़ जाता है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर देखो कुछ वैल्यू कट रही तो काट सकते हैं। देखो इस जीरो से और इस जीरो से 2 जीरो हमारे कटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले 4 से जो नीचे जो वैल्यू दे रखा है 4, इस वाले 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, 40 × 4 बचा है। अगर आप इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने आ गया, 160, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है। ये बेहद आसान सा क्वेश्चन था, एक बेसिक टेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन था आप लोगों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जितने पेपर हुए थे, मतलब लास्ट टाइम जब जितने पेपर हुए थे, सभी में ये क्वेश्चन आया था।
थोड़ा बहुत डेटा बदला गया था। आप समझो कि ये 5/8 की जगह पे 2/3, 3/2, 1/4 यही सब डेटा किया गया था। इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिनको आ रहा है तो एक बार वो क्रॉस चेक करके अपने मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाया, अगर मैं बोलता दो अगर अनुपात, अगर x अनुपात y है ना भाई, इसकी वैल्यू अगर a अनुपात b दिया है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर इसका ट्रिप्लीकेट निकालना हो, अगर इसको बोला जाए तो ट्रिप्लीकेट है ना, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लीकेट को त्रिनुपात कहते हैं क्या शायद। ठीक है, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। अगर इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है तो x अनुपात y की अगर ट्रिप्लीकेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a³ अनुपात b³। ये है ट्रिप्लीकेट का तरीका। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डेटा का इस तरीके से गिवन हो, इसका ट्रिप्लीकेट निकालना हो तो डेटा कुछ इस तरीके से हमें करना होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, अभी हमें, अब इसको समझ लो, इसको इसको एज ए एक्स की तरह ट्रीट करो, इसको एज ए वाई की तरह ट्रीट करो, कर सकते हैं, अनुपात की तो बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखें ना भाई भाई, तो इसको कैसे लिखोगे, तो हमें 10x दे रखा है तो 10x कर दिया, और प्लस ये 5 कर दिया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 42x प्लस 8 कर दिया। ठीक है, ट्रिप्लीकेट निकालना है, अगर यहाँ पे 5/8 दिया है तो आपको मालूम है कि डायरेक्टली अगर मैं अलग अलग ना करूँ तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। सिंपली अगर 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, अगर 8 का अगर क्यूब किया जाए तो 512 आएगा। 8 8 64, 64 का अगर 8 गुना करोगे तो 512 आएगा। ठीक, मैं डायरेक्टली इसको कर लेता हूँ, ये 125 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। इतना जो डेटा हमें कंफर्मेशन हो गया कि हमें इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इसको अगर मैं कुछ सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करना होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 5 कॉमन है, देखो यहाँ पे 5 का गुना बन रहा है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ तो 5 इस तरीके से कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, फिलहाल तो 2 दिख रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 21, x है तो x लगा लो, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 4। ये डेटा फिलहाल तो हमें इतना दिखाई पड़ रहा है। अब ये कुछ कैंसिल तो हुआ नहीं हो, नज़र नहीं आ रहा है हमें, तो अब इसको ही सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे आपने तो 2x + 5 कर लो, हमें x की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 2x + 1 कर लो आप, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 21x प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपको पता कि अगर ये डिवाइड में है तो इस क्या तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कर लेते हैं, 125 था, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में, ये 5 था तो नीचे 5 पे आ जाएगा, यहाँ पे 512 कर ले। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान काफ़ी हो गया। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, 5 5 5 2 जा 10, 5 5 25 हो जाएगा। और कुछ अगर 5 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 256 आ गया, 256 हो गया, ये 256 हो गया। ठीक है, तो ये 25 बटे कितना आ गया, 25 बटे कितना आ गया, 256 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 2x + 1 में हमें करना है 256 से गुना करना है। ठीक है, तो 256 से गुना कर दिया, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 25 है ना, हाँ 25 लिख ले, तो 25 गुना 21 हो जाएगा, और 21 ये x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी क्वेश्चन इतना ही है, इसको सॉल्व करके करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन करोगे, कुछ अगर वैल्यू कट पा रही है तो कटिंग नहीं हो पा रही, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका जब गुना करोगे तो 512 हो जाएगा, 512x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 25 का अगर 21 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा वैल्यू 25 का अगर 20 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ये 525 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक, 525 हो गया, और x हो गया, प्लस 25 का 4 गुना करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है। तो 525 में से अगर हम 512 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, x हो जाएगा। तो ये भी x था, तो ये भी x था, इधर कर लिया। इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 256 में से क्या करोगे आप, 100 माइनस क्यूब की वैल्यू है यहाँ पे। ये लिखने में 1 2 रुपये चढ़ गया। ये वैल्यू हमें एक्स क्यूब की वैल्यू बताना है। हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई है, एक्स की वैल्यू अगर हमें 12 मिल गई है भाई, अगर एक्स की वैल्यू अगर 12 मिल गई तो एक्स क्यूब का निकालने का मतलब 12 का क्यूब करना पड़ेगा। अगर आप 12 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1728 इसका आंसर है। 1728 इज द आंसर। ठीक है, तो 12 का क्यूब करना था हमें क्वेश्चन में, एक्स का क्यूब है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट इसका बस इतना ही था। ठीक है, तो ट्रिप्लिकेट निकालने का मतलब जो भी डेटा गिवन हो उसका हम क्यूब के फॉर्म में चीज़ें कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो डेटा गिवन रहते हैं, नंबर्स के रूप में उसका ट्रिप्लिकेट निकालना होता है, तो उसका भी अलग तरीका है। वो कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर हर एक शिफ्ट में दिखाई पड़े थे। क्या कर लेते हैं, एक्स 42,000 रुपये में, मान लो कोई व्यक्ति एक्स है, इसने 42,000 में, मतलब 42,000 रुपये में क्या किया, इसने एक स्कूटर खरीद लिया। ठीक है, वह मरम्मत भी क्या कर लेता है, ये इसने खरीदा है, लेकिन जब ये रिपेयरिंग करा लेता है तो 6,000 रुपया और खर्च कर देता है। जब 6,000 खर्च कर दोगे तो ये बन जाएगा 48,000 रुपये। मतलब वो स्कूटर अब 48,000 रुपये का, अगर आपने 6,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, सॉरी 42,000 की कोई चीज़ खरीदी, उसमें 6,000 आपने रिपेयरिंग में खर्च कर दिया या फिर उसकी पेंटिंग कराने में, डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो गाड़ी अब आपको कितनी पड़ गया, 48,000 रुपये का। ठीक है, तो 48,000 रुपये की जब गाड़ी पड़ गई, तो कह रहा है कि अगर उस स्कूटर को उसने 54,000 में बेच दिया, अब इसकी एक जो क्रय मूल्य है इस गाड़ी का, कॉस्ट प्राइस अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 48,000, न कि 42,000। ठीक है, इस बात को याद रखना। जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है सामान खरीदने के बाद जो खर्च करते हो, ऑब्वियस सी बात है उसी में ऐड होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया, 48,000 रुपया। ठीक है, मगर उन्होंने क्या किया, इतनी रिपेयरिंग वगैरह कराई और फिर उस बाद इस स्कूटर को क्या कर दिया, एक और दूसरे बंधु को उसने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस क्या कर दिया उसको, 54,000 रुपये में बेच दिया। तो आप बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ। आप बोलोगे सर बिल्कुल लाभ हुआ है, 48 से 54 में बेच दिया है उसको, तो उसको लाभ कितने का हुआ। तो आप बताओगे अगर यहाँ पे अगर लाभ देखा जाए तो आप बोलोगे सर 6,000 रुपये का लाभ हुआ है। सबको समझ में आ रहा है, अगर 48,000 की चीज़ को अगर 54,000 में बेचोगे तो 6,000 रुपये का क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपये का लाभ। अब कभी भी अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हुआ, लाभ प्रतिशत के रूप में आंसर दिया है, तो लाभ तो जो पूछा जा रहा है अगर वैल्यू में पूछा जाएगा तो 6,000 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में प्रतिशत के रूप में आंसर दिया है तो हमें लाभ का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, कभी भी लाभ का प्रतिशत अगर निकालना हो, लाभ का परसेंटेज अगर निकालना हो मेरे भाई, तो लाभ का अगर परसेंटेज अगर निकालना होगा ना, तो ये क्या कर लेते हैं, जितना आपका लाभ रहे, हानि के केस में आप हानि लिखोगे, लाभ के केस में लाभ लिखोगे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस हमेशा रहता है। जब तक प्रश्न में आपको ये ना बोल दिया जाए कि विक्रय मूल्य पे या फिर क्रय मूल्य पे फाइंड आउट करना, जब तक वो विक्रय मूल्य पे नहीं बोलेगा तब तक आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला बनाना, क्योंकि प्रतिशत में चीज़ें चाहिए तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे। अब जो डेटा हमें पता है लिख लेते हैं। लाभ कितना सबको पता है, ये 6,000 रुपये का लाभ है भाई, और इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रॉस प्राइस प्राइस कितना है, 48,000 रुपये, तो 48,000 लिख लो। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गायब हो जाएंगे, और यहाँ पे 100 से गुना करना है हमें। करोगे 6 8 जा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 चौके 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 25 है हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आधा करोगे 12.5 आ जाएगा, तो 12.5% क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। और ठीक है, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये, मतलब लास्ट पेपर में जब भी एग्जाम हुआ था, तो हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, थोड़े थोड़े चेंजेस करके मिले। ठीक है, तो इसका कोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से हम इसको टैकल करें। आप ये देखो कि 10% और 30% का कोई एक वस्तु रहा होगा, कोई मान लीजिए एक इस तरीके से कोई प्रोडक्ट था, इस पे एक बार 30% का छूट दिया किसी दुकानदार ने, फिर दूसरी बार कितना कर दिया, 10% का और छूट दे दिया। ये दो छूट लगातार उसने दिया। ठीक है, दो लगातार छूट देने के बाद, है ना, तो आपको पहले तो ये पता रहना चाहिए, दो लगातार छूट दिया जाए उसके बराबर अगर दोनों छूट को अगर मिला दिया जाए आपस में, तो उसके बराबर एक अगर छूट की बात करो, क्योंकि आप दोनों अलग अलग छूट तो करोगे नहीं, उसके बराबर समतुल्य लिखा जाए, फिर समतुल्य मतलब दोनों को मिलाकर कर एक बट्टा अगर लिखा जाए, इसको बट्टा ही तो बोलते हैं, एक बट्टा अगर लिखा जाए तो कितना होगा। पहला तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, आप चाहे तो इसको नोट लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ A% की छूट एक किसी वस्तु पे दिया गया पहले, और उसी वस्तु पे फिर B% की छूट दे दिया गया, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन, तो छूट निकालने का तरीका क्या होता है, A+B-AB/100। ये छूट का तरीका है, ये छूट का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो अगर इन दोनों छूट के बराबर अगर एक छूट लिखना हो, कितना लिखना हो, तो आप करोगे कि सर पहला छूट तो 30% है, तो हम 30% लिखेंगे, तो 30% लिख दिया। दूसरा छूट कितना है, 10%, तो 10% लिख दिया। और माइनस क्या हो जाएगा, 30 गुना क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो को सब कैंसिल कर सकते हो। 30 और 10 क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40 और माइनस क्या करोगे, 3 कर दोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 37% का टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो दोनों छूट के बराबर अगर एक छूट की हम बात करें मेरे भाई, तो ये आएगा 37%। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कह रहा है इतना तो हम लोगों ने कर लिया, अब इस क्वेश्चन में दूसरा लाइन क्या दिया है, इस लाइन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यहां से लेके यहां तक की बात हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया वो पढ़ते हैं। एक वस्तु को 945 में बेची गई थी। ठीक है, इस छूट के बाद यह वस्तु 945 में बेचा गया था, तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए। आप सब लोग सोचना एक मिनट, अगर छूट के बाद कोई वस्तु 945 में बेची जाती है, तो वो कितने परसेंट की वैल्यू रही होगी। तो आप बोलोगे सर कभी भी कोई अगर वस्तु मान लो, अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस की बात करो, वास्तविक प्राइस की बात करो, तो ये 100% होता है। बोलोगे बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर हम वास्तविक मान का बात करते हैं, अगर 100% उसका रेट रहा होगा, ठीक है, 100% रेट रहा होगा, अगर उसमें उसने 37% का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, तो अब क्या बचेगा। अब बोलोगे सर जो भी वैल्यू आएगा दोनों के अंतर से, जो भी वैल्यू आएगा दोनों के अंतर से, वही परसेंटेज क्या होगा, 945 के बराबर होगा, उतने में तो उसने इसको सेल किया है। तो बोलोगे बिल्कुल। तो 10 में से 3 निकालोगे तो 7 बचेगा भाई, और यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 3 गया 6, तो मतलब 63% की जो वैल्यू है, 63% पे मटेरियल बेचा गया था। तो प्रतिशत के रूप में ये 63%, और अगर पैसे में बात किया जाए तो ये है 945 रुपये। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप अनुमान लगा पा रहे होंगे, चीज़ें समझ पा रहे होंगे, तो ये वैल्यू 945 रुपये के बराबर है कि नहीं। आप बोलोगे बेशक है ना। तो हमें पूछा जा रहा लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू, ये भाई ये कॉस्ट प्राइस है। आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस कह लो, लागत मूल्य कह लो, उसको बनाने का रेट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू की अगर बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर कुछ मत करिए, चुपचाप 945 को 63 से क्या करो, भाग कर दो, 63 से भाग कर दो, है ना, 63 से भाग कर दो। तो 63 से भाग करोगे और उसके बाद क्या कर लोगे, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मेरे हिसाब से कटना भी चाहिए, 5 और 9, हाँ, तो ये हो जाएगा 9 से काटते हैं, 9 5, हाँ 9 से कटेगा। तो योगफल क्या है, अंकों का योगफल 9 से कट रहा है, 9 से कटेगा ही। तो 7, 9 7 जा 63, और 9
10 जा 90, 9 5 जा 45, 7 से काटो, 7 1 जा 7 और 7 पचे के 35 हो जाएगा 15। मतलब 1% का मान 15 आ गया, 1% का मान आ गया तो 15 सही है। हमें चाहिए 100% का मान, क्योंकि हमें लागत मूल्य बतानी है। लागत मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू की बात की जाती है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस 100% की अगर बात करोगे आप ना, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 गुना करने का मतलब आप इसमें 100 से गुना करोगे तभी तो 100% आएगा मेरे भाई। इसमें भी आप 100 से गुना कर दो, क्योंकि हमें दोनों में वैल्यू चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 1500 रुपये, 1500 रुपये। तो 100% का मान क्या आ गया, 1500 आ गया। मतलब उसका जो लागत मूल्य रहा होगा वो 1500 रुपये था। ठीक है, उसमें उसने 37% का डिस्काउंट दे दिया। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, आप ऑप्शन से देख के बता पाएंगे क्या हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा बी वाला आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, 1500 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, ब्याज पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि दो रेट क्या दे रखा है। कभी भी याद रखना, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं, जो पहले वर्ष अगर 10% का रेट लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात दूसरे वर्ष भी 10% रहेगा, तीसरे वर्ष भी 10% रहेगा। वो हमेशा जब तक चलता रहेगा वो 10% के रेट से ही भागता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है, क्योंकि ब्याज से ब्याज लगता है। इसी समझ में आ रही है आपको। देखते हैं क्वेश्चन। 10% पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपया कम है। सही है। देखो, तो हमें क्या करना है, मूलधन निकालना। मेरी बात सब लोग समझना, अभी जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन का एक समझ लो कि कॉपी है। ठीक है, अगर मैं साधारण ब्याज से बात करता हूं, अगर मैं एसआई पे बात करता हूं, साधारण ब्याज से बात करता हूं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से करना इस क्वेश्चन को। पहले वर्ष अगर ब्याज की मैं बात करूं और दूसरे वर्ष ब्याज की बात करूं, तो आप बोलोगे सर साधारण ब्याज से पहले वर्ष भी 10% मिलेगा और दूसरे वर्ष भी 10% ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर दोनों का, अगर मैं ब्याज की अगर मैं बात करूं, दोनों का अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये 20% आएगा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पे मैंने अभी कॉन्सेप्ट जो बताया था वो अप्लाई करो। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज से बात करूं, सीआई की बात करूं, है ना, ये क्या हो जाएगा 10% और प्लस 10%, दोनों को कंबाइन करने का तरीका मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था अगले पिछले क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, 10 + 10 + 10 सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 21% आ जाएगी। ठीक है, साधारण ब्याज से 20%, चक्रवृद्धि ब्याज से 21%, दोनों में ब्याज का अंतर कितना है, 1% का अंतर आ रहा है। 1% का अंतर का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है 1% का डिफरेंस है। अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 1%। ठीक है, 1% आ गया। क्वेश्चन में देख रहा दिया है ब्याजों का अंतर 1 रुपया कम है। मतलब जो अंतर है, जो 1% का अंतर है वो 1 रुपया के बराबर है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, जो दोनों का जो अंतर है ब्याज का, वो प्रतिशत में तो 1% है, अंतर में भी 1 ही रुपया है, 1 रुपया है। 1 रुपया क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि मूलधन बताना है। आप एक चीज जान लो, मूलधन कभी भी अगर होता है वो आपका 100% होता है। ठीक है, तो मूलधन का मतलब 100% हो गया। 100% का मतलब हो गया कि आप प्रारंभ में जीरो स्टेज पे आपके पास 100% रहता है, बाद में ब्याज बढ़ता है घटता है, उसके हिसाब से हम 100% में घटाते हैं बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, तो 100% मतलब निकालने का मतलब हो जाएगा, अगर मूलधन की बात करोगे अपना, प्रिंसिपल की बात करोगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100%। 1% की अगर वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका 1500 का 100 गुना करोगे तो 1500 रुपये आ जाएगा। वैल्यू कितनी है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। एक मिनट, 1% की वैल्यू अगर 1 रुपया है तो 100% की वैल्यू 100 रुपया होगी ना, 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पाओ, इस क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या में बतानी है जो 12, 20, 24 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। हमें एक ऐसा नंबर बताना छोटा संख्या हो और उसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करने के बाद हमें प्रत्येक कंडीशन में 8 मिले।
ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखाई पड़े, ये एलसीएम एससी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें लोगों को ये डाउट लगता है कि 8 कैसे शेषफल बच रहा है। देखो कैसे, कभी भी इस क्वेश्चन को करना हो तो सबसे पहले छोटी संख्या निकाल लो भाई। छोटी संख्या का निकालने का मतलब क्या होता है आपको पता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन तीनों का अगर एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, इन तीनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो ये 120 आएगा। 12 का, 20 का, 24 का एलसीएम निकालोगे तो ये 120 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, आई थिंक आप ये उम्मीद करता हूँ आपको ये एलसीएम निकालना आता होगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक, 120 आ गया। तो 120 एक ऐसी संख्या है जो ये 12 से भी पूरी तरीके से विभाजित है, ये 20 से भी पूरी तरीके से विभाजित है और ये क्या है 24 से भी पूरी तरीके से विभाजित है। आप देख पा रहे होंगे, डिवाइड करके चेक करोगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक इन तीनों से अगर भाग दिया जाए प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचना चाहिए। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें 8 बढ़ा दूं, इस संख्या में, इस संख्या में मैं अगर 8 बढ़ा देता हूं, 8 बढ़ा देता हूं तो 128 हो जाएगा। 128 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप देखो, कभी भी अगर शेषफल अगर 8 बचाना हो, मतलब हर कंडीशन में शेषफल बचना चाहिए, तो चीज याद रख लेना कि उसमें हम वैल्यू 8 बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाने का मतलब आप किसी से डिवाइड कर लो, अब देखो आप चेक करोगे तो आपको 8 प्रत्येक कंडीशन में बचेगा ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम से छोटी से छोटी संख्या क्या होती है पता लग जाती है। तो छोटी संख्या पता लग गई तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो पूरी तरीके से उस संख्या को विभाजित कर रही है, वो पता लग गया। अब उसमें हम अगर 8 जोड़ते हैं तो 8 जोड़ देंगे तो वैसी संख्या पता लग जाएगी जो ऐसा नंबर बना रहा है जो तीनों से डिवाइड करने पे 8 शेषफल देगा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में लास्ट टाइम आया। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन कमेंट में मुझे करके बताओगे। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उसी का जस्ट कॉपी है। ठीक है, 2 वर्ष में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सारी चीज दे रखी है 1000 रुपए पे, तो इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। ब्याज हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इसमें ब्याज की दर बताना। तो इस क्वेश्चन का कमेंट में आप करके मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है उसी के बेस पे है, प्रतिशत निकालने पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, और आपको मूलधन प्लस ब्याज को मिला के जो अमाउंट बनता है उसकी वैल्यू दे रखी है। इसे प्रतिशत निकाला जा सकता है। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, ब्याज को मूलधन से कंपैरिजन करके रेशियो निकाल के उसके बाद आप प्रतिशत निकालो। ये क्वेश्चन अगर आपको लोग को डाउट रहेगा तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एवरेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एवरेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एवरेज का जिसको फॉर्मूला लगाना पता होगा ना, वो सारी चीजें कर पाए। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब अगर मैं बात करूं, एवरेज की वैल्यू जो होती है ना, टोटल जो सम होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, बटे क्या होता है टोटल नंबर होता है, नंबर होता है। सम कितना है, कह रहा है एक कोई व्यक्ति है जो इतना रुपया, इतना रुपया और इतना रुपया और इतना रुपया की बिक्री करता है, तो 3500 रुपये का औसत प्राप्त करने के लिए, एवरेज 3500 प्राप्त करना है तो 3500 यहाँ पे लिख लो, है ना। 3500 रुपये प्राप्त करने के लिए तो 5वें महीने, मतलब ये देखो 4 महीने का डेटा दे रखा है। पहले वर्ष में महीने में 200 रुपया, 2000 रुपया। दूसरे महीने में कितना बेचता है, 2500 रुपये का बेचता है, 2500 रुपये का, वो लिख लो। तीसरे मंथ में 4250 रुपये का बेचा जा रहा है तो वो लिख लिया। और इसके बाद 3250 है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। 5वें मंथ का पता ही नहीं है तो 5वें मंथ को हमने एक्स मान लिया, 5वें मंथ का एक्स मान लिया तो हमने एक्स लिख लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। 5वें मंथ का एक्स इसलिए माना है क्योंकि हमें वो वैल्यू फीडिंग के बाद हमें मिलेगी। तो आपको पता है अगर 5 महीने का अगर डेटा जोड़ के अगर औसत निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 से भाग करना, कि 5 महीने की बात कर रहा है। बस ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, इसमें क्वेश्चन एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए था, और जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा कर लो।
इनको जोड़ोगे, 2 और 2 4, 4,500 हो गया, 8,500 हो गया, और ये 9,000, 9 3 12,000 रुपया हो जाएगा। अगर मैं सही जोड़ पा रहा हूँ तो 12,000 रुपया हो जाएगा। ये 12,000 रुपया हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 कर लिया, प्लस एक्स भी तो है, एक्स जोड़ लो, और यहाँ पे 3,500 है। ठीक है, ये हो जाएगा, गुना करो, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 5 5 से 25, 2 हासिल हो जाएगा, 5 3 15 17। ठीक है, इतना लिख लिया, और ये वैल्यू बराबर 12,000 रुपया के है, प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, जब इससे माइनस करोगे मेरे भाई ने, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5,500 रुपये का अंतर आएगा। अगर 17,500 रुपये में से अगर 12,000 माइनस करोगे तो ये 5,500 रुपये आएगा। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी कितने आ जाएगी, 5,500। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ दिस चैनल, तो आप चैनल में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने की मोटिवेशन हमें मिले। सो थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर इट।